दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्वेंट पर्सपेक्टिव में। मैं आपके सामने आज उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष की लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको उत्तर प्रदेश को मैप के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यानी मैंने ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जितने भी मैप वाले टॉपिक हैं वो मैप से कवर हो सकें, उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, पहले मैं लेकर आया हूँ लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य जैसे अवध। अवध वाला क्षेत्र ये है, आप देख सकते हैं पूरा अवध वाला क्षेत्र है। तो अवध के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? जोगनी, कलाबाजी और ठेडिया। जोगनी, कलाबाजी और ठेडिया। वैसे ही पूर्वांचल के लोक नृत्य हैं चौरसिया। चौरसिया जौनपुर में किया जाता है। नटवरी, धोबिया, नटुआ, कटघोड़वा, धीवर, चौरसिया और दादरा। ये हैं पूर्वांचल के लोक नृत्य। चौरसिया, नटवरी, धोबिया, नटुआ, कटघोड़वा, धीवर, चौरसिया और दादरा। अब देख लेते हैं पश्चिमांचल के लोक नृत्य। पश्चिमांचल के हैं चरकुला, रास और झूला। ये किए जाते हैं मथुरा में, मुख्यतः मथुरा में किए जाते हैं, जबकि पश्चिमांचल में पूरे क्षेत्र में भी यही नृत्य प्रचलित हैं। जैसे घड़ा, चरकुला को घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। चरकुला कहाँ प्रसिद्ध है? मथुरा वाले क्षेत्र में, पश्चिमांचल में। मयूर, मयूर भी कहाँ पर है? ब्रज वाले क्षेत्र में। ये सब ब्रज वाले क्षेत्र के लोक नृत्य हैं। अब देखते हैं बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं देवी विवाह, पाई डंडा। पाई डंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाई डंडा है बुंदेलखंड का। पाई डंडा श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। ख्याल नृत्य है। ख्याल नृत्य किया जाता है पुत्र के जन्मोत्सव पर। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है। अगला है सोहरा। सोहरा प्रसिद्ध है हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में। हमीरपुर, झांसी और ललितपुर में सोहरा। धुरिया, राई और लठमार नृत्य, ये सब कहाँ पे हैं? बुंदेलखंड में। एक होती है लठमार होली, तो वो होती है मथुरा के बरसाना में। जबकि लठमार नृत्य कहाँ का है? ये है बुंदेलखंड का। लठमार नृत्य दीपावली पर किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य नृत्य, जैसे छपेली। छपेली में रुमाल और दर्पण को हाथ में लेकर किया जाता है। छपेली नृत्य रुमाल और दर्पण हाथ में लेकर किया जाता है। छोलिया, छोलिया राजपूतों द्वारा तलवार और ढाल लेकर किया जाता है। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा किया जाता है तलवार और ढाल लेकर। अगला है बघेलखंड। ये बघेलखंड वाला इलाका है सारा, बघेलखंड वाला क्षेत्र है। बघेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं? चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और दक्षिणी प्रयागराज। बघेलखंड में कर्मा, ठडिया, चोलर, ये सब नृत्य किए जाते हैं। जैसे कजरी, ढरखेहरी और ये सब चोलर वगैरह। कर्मा, ठडिया, चोलर कहाँ पर किए जाते हैं? बघेलखंड वाले क्षेत्र में। अब इनके जिले देख लेते हैं। जैसे कर्मा नृत्य किया जाता है मुख्यतः मिर्ज़ापुर में। कजरी भी मिर्ज़ापुर में किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। कर्मा और कजरी बार बार पूछा जाता है, कहाँ का है? मिर्ज़ापुर का। ढरखेरी सींगों का वाद्य यंत्र बनाकर किया जाता है नृत्य। यानी जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कजरी। कजरी जनजातियों द्वारा किया जाता है। चोलर नृत्य अच्छी फसल होने पर किया जाता है। चोलर, इसकी लोकेशन याद रखना, कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, ऑप्शन से हो जाएगा। अब चलते हैं लोक नाट्य। लोक नाट्य जैसे रामलीला। रामलीला दशहरे पर की जाती है। रामलीला को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत स्थल में भी शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को ने 2008 में रामलीला को शामिल किया था। अगला है रासलीला। रासलीला कृष्ण के जीवन पर आधारित है, श्री कृष्ण के जीवन पर। रासलीला की जाती है कृष्ण जन्माष्टमी पर। कृष्ण जन्माष्टमी पर की जाती है रासलीला। अगला है नौटंकी। नौटंकी है, नौटंकी में लोक कथाएं नगाड़े और ढोल के साथ किया जाता है नौटंकी। नगाड़े ढोल के साथ किया जाता है नौटंकी। अगला है स्वांग। स्वांग में क्या किया जाता है? नकल की जाती है। नकल और नाटक किया जाता है।
इसकी दो शैली हैं स्वांग की, एक रोहतक शैली और एक हाथरस शैली। तो ये पूछ लेता है कि स्वांग लोक नाट्य की दो शैली कौन कौन सी हैं, रोहतक शैली और हाथरस शैली। एक नकल लोक नाट्य है, नकल, इसका नाम ही है नकल लोक नाट्य। तो नकल लोक नाट्य किया जाता है, इसमें जो कलाकार होता है वो बहरूपिया कहलाता है, उसे बोलते हैं बहरूपिया, वो नकलची होता है। अगला है राहुला। राहुला लोक नाट्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुंदेलखंड में किया जाता है राहुला। इसका विषय होता है शिक्षाप्रद कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ, बुंदेलखंड का है राहुला लोक नाट्य। आगे चलते हैं, कठपुतली देख लेते हैं, कठपुतली कला उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की कठपुतली कला में दस्ताना, दस्ताना कठपुतली प्रचलित है। दस्ताना कठपुतली, कठपुतली को चमकदार कपड़े पहनाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो कठपुतलियों के नाम है वो है गुलाबो सिताबो। गुलाबो सिताबो प्रसिद्ध कठपुतली नाटक है उत्तर प्रदेश का। इसमें ढोलक और मंजीरा का प्रयोग भी किया जाता है। 2004-5 में कठपुतली संरक्षण योजना लाई गई थी उत्तर प्रदेश में, कठपुतली संरक्षण योजना 2004-5। अब देखते हैं प्रागैतिहासिक स्थल, यानी उत्तर प्रदेश से जो प्रागैतिहासिक स्थल मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं और क्या क्या मिला है। जैसे मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर यहाँ स्थित है, तो मिर्ज़ापुर से मिला है, मिर्ज़ापुर के लेखहिया से 17 मानव कंकाल मिले हैं। मिर्ज़ापुर के लेखहिया से 17 मानव कंकाल। लहुरादेव संत कबीर नगर में स्थित है, लहुरादेव से मिला है कृषि के साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं संत कबीर नगर के लहुरादेव से। जबकि धान के साक्ष्य मिलते हैं प्रयागराज के कोल्डी हवा से, प्रयागराज के कोल्डी हवा से मिलते हैं धान के साक्ष्य। तो आपको वो मिलान भी करा सकता है, इसमें एक तरफ दे देगा जिले का नाम और एक तरफ दे देगा प्रागैतिहासिक स्थल, जैसे संत कबीर नगर लहुरादेव, प्रयागराज कोल्डी हवा, मिर्ज़ापुर लेखिया, चंदौली चकिया, इस प्रकार दे सकता है वो। एक तरफ दे देगा सराय नाहर राय प्रतापगढ़। तो इनकी लोकेशन और वो भी याद रखना है कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है। जैसे प्रयागराज के कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं धान के साक्ष्य, और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं। चकिया स्थित है चंदौली में, चकिया भी प्रागैतिहासिक स्थल है। अब देख लेते हैं मध्य पाषाण कालीन स्थल। मध्य पाषाण काल में बात करें तो सराय नाहर राय, दमदमा और मैदहा, ये तीनों ही प्रतापगढ़ में स्थित हैं। सराय नाहर राय, दमदमा और मैदहा कहाँ स्थित हैं, प्रतापगढ़ में, और ये मध्य पाषाण कालीन के स्थल हैं। पूरा पाषाण कालीन स्थल है बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ स्थित है, प्रयागराज में, बेलन घाटी प्रयागराज में स्थित है। सिंगरौली कहाँ स्थित है, सोनभद्र में, सिंगरौली सोनभद्र में। अब देखते हैं कुछ हड़प्पा स्थल। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा स्थलों की पहचान कहाँ कहाँ की गई है। हुलास सहारनपुर में की गई है, मांडी मुजफ्फरनगर में की गई है, चांदपुरा बिजनौर में, चांदपुरा बिजनौर में की गई है, आलमगीरपुर मेरठ में की गई है, सनोली बागपत में की गई है, बड़गांव हुलास में की गई है। बड़गांव और हुलास कहाँ स्थित है, सहारनपुर में, बड़गांव और हुलास सहारनपुर में। मानपुरा बुलंदशहर, मानपुरा बुलंदशहर में स्थित है। आलमगीरपुर जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी है, जो कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। और चांदपुरा कहाँ पर है, बिजनौर में। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। जैसे आलमगीरपुर से क्या प्राप्त हुआ है, आलमगीरपुर से प्राप्त हुआ है हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है। पहली बात तो ये यमुना की सहायक नदी हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनके मिले हैं, रोटी बेलने की चौकी मिली है, कटोरी के टुकड़े मिले हैं। आलमगीरपुर से कटोरी के टुकड़े। लिपि में यहाँ से लिपि मिली है, लेखन कला से परिचित, जो बताती है कि हड़प्पा सभ्यतावासी लेखन कला से परिचित थे। तो लिपि कहाँ से मिली है, आलमगीरपुर से। और ईंट से बने मकान मिले हैं, कहाँ पर, आलमगीरपुर से। तो मनके मिले हैं, रोटी बेलने की चौकी मिली है, कटोरी के टुकड़े मिले हैं। अब देखते हैं मानपुरा।
मानपुरा बुलंदशहर में स्थित है। मानपुरा से मनके मिले हैं, खिलौने मिले हैं और चूड़ियाँ मिली हैं। मानपुरा से मनके, खिलौने और चूड़ियाँ। सनोली बागपत में स्थित है। सनोली से मिली है कब्रगाह, यानी ये कब्रगाह मिली है। चांदपुरा से मिले हैं तांबे के बर्तन। चांदपुरा बिजनौर में स्थित है, यहाँ से मिले हैं तांबे के बर्तन। मांडी स्थित है मुजफ्फरनगर में। मांडी से मिले हैं सोने के सिक्के और मिट्टी के बर्तन। आपको मांडी में और मांडा में कन्फ्यूज़न होगा। मांडा स्थित है जम्मू कश्मीर में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि मांडी मुजफ्फरनगर में है और यहाँ से मिला है सोने के सिक्के और मिट्टी के बर्तन। हुलास से क्या क्या मिला है? हुलास स्थित है सहारनपुर में। हुलास से मिला है मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, गारे से बनी ठोस ईंटों से बना मकान, यानी गारों से बनी ठोस ईंटें और ईंटों से बना मकान मिला है हुलास से। चूड़ियाँ मिली हैं, खिलौना गाड़ी मिली है और मिट्टी के मनके मिले हैं। मृद भांड, बर्तन और मनके कहाँ से मिले हैं? बड़गांव से। अधिकतर ये चीज़ें कॉमन रहती हैं कि मृद भांड, मनके और बर्तन, तो जितने भी हड़प्पा स्थल होते हैं वहाँ पे तो इन्हें लगा ही देना कि ये मिलते ही मिलते हैं। जबकि ऐसी चीज़ें याद रखने की होती हैं, जैसे ये दे रखा है इसमें खिलौना गाड़ी। खिलौना गाड़ी कहाँ से मिली है? हुलास से। अगला पूछ लेगा सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मांडी से। तांबे के बर्तन कहाँ से मिले हैं? चांदपुरा से। ये इंपॉर्टेंट है। कब्रगाह कहाँ से मिली है? सनोली से। आगे देखते हैं, जैसे चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? ये तो देख लिया हमने। चूड़ियाँ मानपुरा से भी मिली हैं और चूड़ियाँ मिली हैं हुलास से भी। रोटी बेलने की चौकी पूछ लेगा। रोटी बेलने की चौकी मिली है आलमगीरपुर से और कटोरी के टुकड़े भी आलमगीरपुर से मिले हैं। लेखन कला से परिचित थे और इसका पता चलता है तो लिपि मिली है। लिपि कहाँ से मिली है? आलमगीरपुर से। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं महाजनपद काल। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद काल की शुरुआत हुई थी। तो पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, जिनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय से मिलती है और भगवती सूत्र से मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में उन 16 महाजनपदों में से कितने स्थित हैं? टोटल 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित है। 8 महाजनपद। ये क्वेश्चन पूछा था पिछली बार 2021 में RO में कि टोटल 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने स्थित हैं? 8 स्थित हैं। तो इतना नॉर्मल भी पूछ लेता है। जबकि अब ये 8 कौन कौन से हैं और इनकी राजधानियाँ क्या थी वो याद करने का हम प्रयास करेंगे। पहला देखेंगे कुरु। कुरु था, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मैं आपको इसकी लोकेशन भी बता दूं। कुरु वाला जो क्षेत्र था वो था दिल्ली और हरियाणा वाला क्षेत्र। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन की मथुरा, और इसका जो लोकेशन थी वो मथुरा वाला क्षेत्र ही था। आगे था चेदी। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती। चेदी, सुक्तिमती। और चेदी वाला क्षेत्र था बांदा वाला क्षेत्र। बांदा और महोबा वाला क्षेत्र। अगला है वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, और ये कौशाम्बी वत्स वाला क्षेत्र था प्रयागराज वाला क्षेत्र। प्रयागराज और वाराणसी वाला, दक्षिणी वाराणसी। काशी, वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। मल्ल की राजधानी 2 हुआ करती थी, एक पावापुरी और एक थी कुशीनारा। इसे पावापुरी कर लेना, पापापुरी लिखा गया। मल्ल की राजधानी 2 थी, एक पावापुरी और कुशीनारा। तो ये कुशीनारा वाला क्षेत्र कहाँ था? कुशीनगर वाले क्षेत्र में, वर्तमान के कुशीनगर वाले क्षेत्र में। अगली थी कौशल। कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती। कौशल, श्रावस्ती। और ये कौशल वाला क्षेत्र वर्तमान के श्रावस्ती जिले के आसपास था। अगला था पांचाल महाजनपद। पांचाल की 2 राजधानी थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, जो कि बरेली वाले क्षेत्र में था, वर्तमान के बरेली वाले क्षेत्र में। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। और दक्षिणी पांचाल जो स्थित था वो स्थित था शाहजहांपुर वाले क्षेत्र में, यानी दक्षिणी बरेली वाले क्षेत्र में, इसके आसपास वाले क्षेत्र में, जैसे पीलीभीत वगैरह में। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी।
तो ये हमने महाजनपद शॉर्ट में देखे, या आप इन्हें याद कर लेना। मैंने आपको इसकी लोकेशन भी बता दी, वो लोकेशन भी पूछ सकता है। आगे चलते हैं। अगला है मौर्य काल की वास्तुकला। यानी उत्तर प्रदेश में मौर्य वंश के राजाओं ने कौन कौन सी वास्तुकला बनवाए। जैसे मेरठ स्तंभ स्थित है। पीपर हवा में स्तूप बनवाया था मौर्यों ने सिद्धार्थनगर में। पीपर हवा स्तूप सिद्धार्थनगर। सारनाथ का स्तंभ बहुत प्रसिद्ध है। सारनाथ का स्तंभ जो अशोक स्तंभ भी कहलाता है। मैं आपको बताऊं कि जो मौर्य वंश के शासक थे, जो मौर्य वंश का पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। फिर दूसरा हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो इन शासकों ने ही सर्वाधिक समय तक शासन किया और वास्तुकला का निर्माण कराया, जिसमें सारनाथ का अशोक स्तंभ प्रसिद्ध है, जिस पर 4 शेर बने हुए हैं चारों दिशाओं में, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। आगे देखते हैं। धमेक स्तूप भी किसने बनवाया था? मौर्यों ने बनवाया था, जो कहाँ स्थित है? वाराणसी में। धमेक स्तूप स्थित है वाराणसी में, और सारनाथ भी वाराणसी में स्थित है। कौशाम्बी स्तूप भी बनवाया था मौर्यों ने। प्रयागराज स्तूप भी किसने बनवाया था? मौर्यों ने बनवाया था। तो मौर्यों द्वारा बनवाए गए वास्तुकला को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। गुप्त काल की वास्तुकला, यानी गुप्तों ने क्या क्या बनवाया। तो गुप्तों ने बनवाया था भीतरगांव मंदिर कानपुर, बहुत प्रसिद्ध है। ये ईंटों से बना मंदिर है। ऐसे कहा जाता है कि ईंटों से बने मंदिरों की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले गुप्त काल में हुई थी। यानी मंदिर पहले बनाए जाते थे पहाड़ों को काटकर, पर्वतों को काटकर, लेकिन गुप्त काल में ईंटों से मंदिरों को बनाया गया। तो जो भीतरगांव मंदिर है वो स्थित है कानपुर में, और ये जो बना मंदिर है ये ईंटों से बनाया गया मंदिर है। अगला मंदिर है दशावतार मंदिर ललितपुर में। दशावतार मंदिर ललितपुर में, ये भी किसने बनवाया था? गुप्तों ने। प्रयाग प्रशस्ति बहुत प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रशस्ति किसकी है? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की। अगला है काहोम मंदिर देवरिया में। भीतरी स्तंभ गाजीपुर में। धमेक स्तूप सारनाथ में। तो धमेक स्तूप वास्तव में गुप्तों ने बनवाया था, उसमें लिख दिया था, उसमें सारनाथ स्तूप है। धमेक जो स्तंभ है, हाँ इसमें अंतर है। धमेक स्तूप बनवाया है गुप्तों ने ही बनवाया है। सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है वो मौर्यों ने बनवाया है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में, वाराणसी में। भीतरी स्तंभ स्थित है गाजीपुर में, और कहोम मंदिर स्थित है देवरिया में। ये सब किसने बनवाए हैं? गुप्तों ने। आप इसकी लोकेशन याद कर लेना। आगे चलते हैं। बुंदेलखंड की वास्तुकला। अब देख लेते हैं बुंदेलखंड। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड में शामिल हैं। तो बुंदेलखंड की वास्तुकला में हम देखें, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा बुंदेलखंड कहलाता है। ये पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड है, नीचा वाला ये पूरा बुंदेलखंड है। इसमें 7 जिले शामिल हैं और 6 जिले मध्य प्रदेश के शामिल हैं। तो झांसी का किला स्थित है बुंदेलखंड में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है, ये भी बुंदेलखंड में ही है। महोबा बुंदेलखंड में है। ओरछा का किला बुंदेलखंड में है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है। ये पूछ लेगा कि कामदगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? बांदा में। नीलकंठ मंदिर भी कहाँ पर है? बांदा में। सूर्य मंदिर भी बांदा में। तो ये सब बुंदेलखंड में स्थित है। नीलकंठ मंदिर, सूर्य मंदिर, कालिंजर दुर्ग, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ स्थित है? बिठूर में, कानपुर में स्थित है, बिठूर में। जबकि कानपुर बुंदेलखंड में शामिल नहीं है, लेकिन इसे फिर भी मान लिया जाता है क्योंकि इसके आसपास वाला ही क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं। वो कौन कौन से 7 जिले हैं? एक है ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट। ठीक है।
ये 7 जिले बुंदेलखंड में स्थित हैं। प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र ये किस में शामिल है? बघेलखंड में। यो जो एरिया है, एक मिनट, यो जो एरिया है पूरा नीचे वाला, इसे बोलते हैं बघेलखंड। बघेलखंड, और बघेलखंड में 4 जिले शामिल हैं। एक तो चंदौली, एक सोनभद्र, एक मिर्जापुर और एक प्रयागराज का दक्षिणी पार्ट, दक्षिणी क्षेत्र किसमें शामिल है? बघेलखंड में। तो वो सबसे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कौन कौन सा एरिया है उत्तर प्रदेश का। अब चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, अशोक के अभिलेख, यानी उत्तर प्रदेश में अशोक द्वारा कौन कौन से अभिलेख बनवाए गए। तो पहला है लघु अभिलेख सारनाथ में, लघु अभिलेख सारनाथ। दूसरा है मिर्जापुर में अहरोरा शिलालेख। अहरोरा का शिलालेख कहाँ स्थित है? मिर्जापुर में। किसके द्वारा बनवाया गया? अशोक द्वारा। अगला है बृहद स्तंभ लेख प्रयागराज, बृहद स्तंभ लेख प्रयागराज। लघु अभिलेख कौशाम्बी, एक लघु अभिलेख कौशाम्बी में है और एक सारनाथ में है। बृहद स्तंभ लेख मेरठ, एक मेरठ में है। आगे चलते हैं, प्रमुख संगीत घराने, जैसे किराना घराना कहाँ का है? मुजफ्फरनगर का। किराना घराना मुजफ्फरनगर का है। लखनऊ घराना आपको पता है, लखनऊ में स्थित है। आगरा घराना आगरा का है। अलीगढ़ घराना मुरादाबाद, मुरादाबाद का कौन सा है? भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना मुरादाबाद का है। कानपुर घराना, बनारस घराना। तो आप ये लोकेशन याद रख लेना कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से घराने स्थित हैं। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले हुआ था देवबंद आंदोलन 1866 में। कहाँ पर हुआ था? देवबंद स्थित है सहारनपुर में, सहारनपुर जिले में स्थित है देवबंद। मौलाना शिबली नुमानी और मोहम्मद कासिम ननोतवी द्वारा 1866 ईस्वी में देवबंद आंदोलन किया गया था। बहावी आंदोलन रायबरेली में, बहावी आंदोलन रायबरेली। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बनारस में की थी। हिंदू कॉलेज जो बनाया गया था वो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के प्रयासों से बनाया गया था। अगला है राधा स्वामी मठ, आगरा में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राधा स्वामी मठ की शुरुआत की थी शिव दयाल साहब ने, शिव दयाल साहब ने। कहाँ स्थित है? आगरा में। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1875 में। इन्होंने ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्रांतिकारी, जैसे पहले हैं अशफाक उल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल। कहाँ के हैं? शाहजहाँपुर के। अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ के हैं? शाहजहाँपुर के। इन्हें शाहजहानाबादी भी कहा जाता है। तात्या टोपे कहाँ के हैं? जालौन के। तात्या टोपे जालौन के। 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। राम प्रसाद बिस्मिल का काकोरी षड्यंत्र केस से इनका नाम जुड़ा है, अशफाक उल्ला खां का भी। लेकिन हाँ, इन्हें फांसी कहाँ कहाँ हुई थी ये पूछा जाता है। तो अशफाक उल्ला खां को जो फांसी हुई थी वो हुई थी फैज़ाबाद में, और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर में, जबकि ये हैं कहाँ के? शाहजहाँपुर के। तात्या टोपे, तात्या टोपे ने ग्वालियर से और कानपुर से नाना साहब के कमांडर के रूप में 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था। कहाँ के रहने वाले? जालौन के। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की? झांसी की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, जबकि इनका ससुराल जो था वो था झांसी। हसरत मोहानी कहाँ से? उन्नाव से। ये सब 1857 की क्रांति और अन्य क्रांतिकारी, सभी क्रांतिकारी एक जगह लिख दिए। हसरत मोहानी कहाँ से? उन्नाव से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। लखनऊ को उस टाइम पे बोला जाता था अवध।
अवध। आगे देखते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से किसका नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति का। चित्तू पांडे। चित्तू पांडे ने तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन किया था। कहाँ पर? बलिया में। यहाँ पर स्थित है बलिया, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला। तो बलिया में चित्तू पांडे ने किसका गठन किया था? समानांतर सरकार का गठन। कब किया था? 1945 में। आगे चलते हैं लियाकत अली। लियाकत अली हैं प्रयागराज के, यानी प्रयागराज से इन्होंने नेतृत्व किया था इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता। मैंने आपको बता दिए इसमें तो अधिकतर। बरेली से खान बहादुर खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था कि बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। गोरखपुर से गजाधर सिंह, गोरखपुर से किया था गजाधर सिंह ने। कानपुर से नाना साहब ने। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। जालौन और कालपी से तात्या टोपे ने। आगे देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख पत्र। जैसे बरेली से कौन कौन से पत्र निकलते थे? ब्रह्म ज्ञान प्रकाश, तत्वबोधिनी सभा। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश निकाला था केशव चंद्र सेन ने। ब्रह्म ज्ञान प्रकाश केशव चंद्र सेन। और गुलाब शंकर ने निकाला था तत्वबोधिनी सभा। लखनऊ से निकलती थी भारत पत्रिका, हिंदी और उर्दू भाषा में। लखनऊ से भारत पत्रिका। आगरा से निकलती थी सदरुल अखबार, आगरा से सदरुल अखबार। और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू पत्र भी है। उत्तर प्रदेश का प्रथम उर्दू पत्र सदरुल अखबार आगरा से निकलता था। 1848 में इसकी शुरुआत हुई थी। इटावा से निकलता था प्रजा हित, इटावा से प्रजा हित। वाराणसी से बनारस अखबार 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते ने इसकी शुरुआत की थी, यानी इसके संपादक कौन थे? गोविंद रघुनाथ दत्ते। 1845 में उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका भी यही मानी जाती है, बनारस अखबार। प्रयागराज से निकलती थी सरस्वती, प्रयागराज से सरस्वती। कानपुर से निकलती थी प्रताप पत्रिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप पत्रिका कौन निकालते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। कानपुर से निकलती थी प्रताप पत्रिका। आगे देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी कहाँ से हुई थी? मेरठ से। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सभी लोगों ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय बनाया था इन्होंने आगरा को। HSRA का मुख्यालय आगरा। काकोरी ट्रेन एक्शन, यानी काकोरी ट्रेन कांड 1925 में हुआ था लखनऊ में। एका आंदोलन 1921 बहराइच और सीतापुर में हुआ था। बहराइच, सीतापुर और हरदोई वाले क्षेत्र में हुआ था एका आंदोलन 1921 में। चोरी चोरा कांड गोरखपुर में 1922 में। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी को ये अखबारों में छपा। बलिया में चित्तू पांडे ने समानांतर सरकार बनाई थी 1942 में। HRA का गठन हुआ था 1924 में कानपुर में। HRA का गठन किसने किया था? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। कब किया था? 1924 में कानपुर में। आगे देखते हैं 1857 की क्रांति और महिलाएं, यानी 1857 की क्रांति में कौन कौन सी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था। पहली है लखनऊ से बेगम हजरत महल। इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को गद्दी पर बिठाकर लखनऊ से अवध का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। झांसी से थी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की एकदम हमशक्ल थी झलकारी बाई। कई बार इन्होंने अंग्रेजों को चकमा दिया झलकारी बाई ने। ललितपुर से थी सरस्वती बाई लोधी, ललितपुर से सरस्वती बाई लोधी। कानपुर से थी अजीजन बाई, कानपुर से अजीजन बाई, कानपुर से थी अजीजन बाई।